क्या नाम है आपका? जी, मेरा हिमांशु है। हिमांशु, किस तरह देखते हैं प्रधानमंत्री के 10 सालों के कार्यकाल को? उनका प्रधानमंत्री जी का 10 सालों का कार्यकाल पूरी तरह का सफल है और हम लोगों के लिए भाग्य की बात है कि हम लोग का प्रधानमंत्री हम लोग का सांसद भी हुए और इसलिए हम लोग पुनः चाहेंगे कि उनको यहीं से वो चुनाव लड़ने का निर्णय अपना लें और यहीं से लड़े और हम लोग जितनी ताकत के साथ पिछले समर्थन था उसी ताकत के साथ इस बार राम मंदिर और अन्य मुद्दा विकास के मुद्दों को लेकर अन्य जितने भी छोटे छोटे मुद्दों को मोदी जी ने सफाई से लेकर स्वच्छता तक के जितने भी चीज़ों किए उस सब का आभार हम लोग उनको वोट दे के व्यक्त करेंगे। अब पूरे काशीवासियों की तरफ से धन्यवाद रहेगा और जितने भी मोदी जी ने अच्छे अच्छे काम किए उन सबका आभार हम लोग उनको वोट दे के पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। क्या लगता है कि 10 सालों में जो काम हुआ है वाराणसी में वो पिछले 70 सालों में नहीं हो पाया जैसा कि कहा जा रहा है? केवल वाराणसी की ही बात मैं यहाँ नहीं करूँगा, कार्य पूरे देश भर में हुआ है। मैं आपको कुछ कार्य गिना देता हूँ जो कि पूरे देश स्तरीय लेवल पे हुए हैं। जैसे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। अब डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर क्या है? डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर यानी कि जो मालवाहक, जो रेल माध्यम से माल वाहन होता है उसके लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाना। उसका लाभ हमें क्या मिला? 2023 में आपने एक बात सुना होगा कि पूरे देश में बिजली आउटेज का एक संकट मंडरा चुका था। उस समय कोयले की कमी हो गई थी, तो उस समय डेडिकेटेड रेल फ्राइट कॉरिडोर के माध्यम से कोयला जो है राज्यों तक पहुंचाया गया ताकि बिजली की जो आउटेज है वो मतलब हम क्योंकि अपने आप को विकासशील देश कह रहे हैं और हमारी आधी जनसंख्या अगर बिना बिजली के हो जाती तो सोचिए हमारे कितना अपमानजनक बात होता। तो सोचिए विकास का कार्य जो है आने वाले समय में लोगों को नज़र आता है, क्योंकि अगर आज नींव रखे हैं तो आज कल ही मकान बन करके नहीं नज़र आ जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, 10-15 महीने 16 महीने तो नज़र आएगा समय के साथ साथ। और प्रधानमंत्री का ये कहना है कि हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल करते हैं। इसका आपका मुख्य उदाहरण देख सकता है काशी विश्वनाथ धाम देख सकते हैं आप, चाहे राम मंदिर देख सकते हैं आप, चाहे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर देख सकते हैं आप, चाहे अटल सेतु जो बना हुआ है मुंबई में वो देख सकते हैं आप। ऐसे बहुत सारी ही विकास की जो कार्य हैं उसका आप देख सकते हैं कि शिलान्यास भी इसी सरकार में हुआ और उसका लोकार्पण भी इसी सरकार में हुआ। बाकी सरकारों में तो ऐसा होता था कि 1995 का पुल आकर के 2019 में कंप्लीट हो रहा है। तो आप सोच लीजिए कि बाकी सरकारों में क्या रहा है और इसका क्या रिपोर्ट कार्ड रहा है। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब भी खड़े काफ़ी देर से हमारी बातों को सुने, निश्चित तौर पर वो भी कुछ कहना चाहेंगे। क्या कहना है भाई साहब, क्या नाम है पहले आप अपना? विनय गुप्ता। विनय जी, क्या कहना चाहेंगे कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है? आशीर्वाद तो पूरा देगी, बस कुछ मुद्दे हैं बनारस के जिन पे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जिनका निर्वाचन क्षेत्र है उन्हें कुछ विशेष ध्यान देना होगा बनारस से। उनका काम एक नंबर है, जो भी चीज़ें करी, बस कुछ पेपर वर्क ऐसा बढ़ गया है व्यापार में जिससे कुछ व्यापारी संतुष्ट नहीं है। बाकी उनका जो भी हिंदुत्व का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, ज्ञानवापी का मुद्दा है, अगर हिंदुत्व को जिंदा रखना है तो हम लोगों को पूरा सपोर्ट करना होगा और बड़ी बहुमत से उनको जीत दिलानी होगी। लगातार हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए वो काम कर रहे हैं, चाहे राम मंदिर की बात हो या फिर विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो या तमाम अन्य जो धार्मिक स्थल उनके विकास हो रहे हैं, उसको लेकर फिर इस तरह से आप करेंगे हिंदुत्व का मुद्दा नहीं। अब इसमें हम हिंदुओं को जागरूक होना होगा कि अगर अपने आप को, अपने आने वाले बच्चों के फ्यूचर को देखना है तो अपने प्रधानमंत्री को हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें पुरजोर तरीके से जिताना होगा। ये पूरे देश को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के जितने नौजवान हैं इनको अपने हिंदुत्व को, अपने बच्चे को, फ्यूचर को देखते हुए पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलानी होगी। अगर मोदी जी का लक्ष्य है 370 तो 400 कर रहे हैं पूरे पार्टी को, तो उन्हें पूरी तरीके से हमको सपोर्ट करना होगा, नहीं तो हम लोग उसी तरह बैकफुट पे आ जाएंगे जैसे हम लोग 2014 के पहले थे। इनका कहना है कि 2014 के पहले बैकफुट पे थे, लेकिन अगर प्रधानमंत्री विकास कर रहे हैं, सब काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है तो अखिलेश यादव के पीछे CBI लगा दी जाती है, तो क्या बीजेपी डर गई है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर जो भी पार्टियां या जो भी राजनेता अगर गलत हैं तो उनको इन सब चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। सवाल ये है कि चुनाव के समय ही ऐसी बातें क्यों? मुद्दा ये नहीं होता कि चुनाव हो चाहे कुछ भी हो, मुद्दा ये है कि आज के समय में अगर मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाना है, ठीक है,
तो मुद्दा ये होना चाहिए कि अगर आप किसी भी तरीके से भ्रष्ट हैं तो आप समय कोई भी हो, चाहे चुनाव का हो चाहे चुनाव का ना हो, भ्रष्टाचारियों को उनके तह तक घुस के उनके उस दुरुपयोग का चाहे सत्ता में रह के किया हो चाहे सत्ता में रह के नहीं भी किया हो, उनको उनका जो सज़ा है वो मिलनी चाहिए। अब विपक्ष जो कहता है कि चुनाव की वजह से वो ये कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप गलत नहीं हैं तो कोई विपक्ष पार्टी हो चाहे सत्ताधारी पार्टी हो आपको कभी सज़ा नहीं दिला सकती है। तो आप क्यों डर रहे हैं इससे, चाहे चुनाव हो चाहे ना हो। पुलिस भर्ती होती है, पेपर लीक का भी मामला आता है, तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि जब पुलिस भर्ती लोग को करना ही नहीं था, पेपर लीक का ये बहाना करके भर्ती को टालना चाहते, इस पर क्या कहना है? इस पे यही बात कहना है कि सरकार अपने ओर से अथक प्रयास कर रही है। अगर नहीं प्रयास कर रही होती तो वो इन चीज़ को आइडेंटिफाई ही क्यों कर पाती। पहले की तरह धांधलेबाजी में पेपर करवा दिए जाते, सिफारिश से लोगों को नौकरियां दिलवा दी जाती। वो मॉडल आप चाहते हैं कि आप एक मतलब कि निष्पक्ष मॉडल चाहते हैं कि जिसमें जो योग्य व्यक्ति हो उसको ही मिले। अगर कोई ये कार्य कर रहा है तो एक दंडनीय कार्य है, उसके ऊपर आपराधिक मामले लगाए जाएंगे, जैसा कि योगी जी ने वादा किया हुआ है। आप देख सकते हैं इससे पहले की सरकारों में भी पेपर लीक हुए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देखेंगे धांधलीबाजी पूरे धड़ल्ले से होती थी। तो ऐसा मत कहिए कि इस पर क्या कहते हैं ये सरकार क्या कर रही है। ये सरकार अपना पूर्ण रूप से जो हो सकता है वो कर रही है, पूर्ण जोर प्रयास कर रही है। मुझे विश्वास है कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनके संग न्याय होगा और जो भी इस षड्यंत्र के पीछे है उस पर कानूनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।